मिलिटरली भी वो ऐसे कोई खास पावर नहीं थी। मगर आज अगर आप 2020 2021 में देख रहे हैं तो इट इज नेक्स्ट बिग जायंट, ठीक है, इट इज द नेक्स्ट सोल सुपर पावर, कैन बी सोल सुपर पावर, ठीक है। एंड वी अज्यूम दैट द कोल्ड वॉर हैज स्टार्टेड बिटवीन द यूएसए एंड चाइना। तो इस रीजन में जो है वो पाकिस्तान के साथ उतर नहीं सकते, बिकॉज पाकिस्तान इज द ब्रदर ऑफ चाइना, ठीक है, एंड दे आर मोर बेटर allied than the USA एंड पाकिस्तान, their relationship is far more strong। और सीपेक ने और उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो पाकिस्तान को तो वो फेवर ले नहीं सकते ना अगेंस्ट चाइना। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की है, उन्होंने हमें पैकेजेस भी यानी कि ऑफर किए हैं, काफ़ी हेल्प की है, मगर पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें ये है कि यूएसए इज नॉट अ रिलायबल है। तो इसी वजह से हम ये थे कि हम चाइना के साथ करेंगे। चाइना हमें उस टाइम में काम आए जब हमें बहुत ज़रूरत थी, जब हम तनाव थे, जब हम आइसोलेटेड, तो उसकी एक ग्रोइंग पावर जो है उसको जस्ट तक इंडिया ही काउंटर कर सकता है, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इज एम्बिशियस कंट्री। वो चाह रहा है कि आई शुड बी द मेंबर ऑफ permanent member of United Nations Security Council. I should be the sixth permanent member of the United Nations Security Council, and I should have the veto power. उसके लिए भी उसको एक चाहिए। और इसमें जो है ना, दो बड़ी इस रीजन में इकोनॉमीज है, एक क्या इंडिया है, एक चाइना है। दोनों की तकरीबन मार्केट भी बहुत बड़ी है, मोर देन 1 बिलियन। एक की इंडिया की 1.5 है, चाइना की जो है 1.5 के करीब करीब। These both are big मार्केट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, बिग मार्केट की जरूरत होती है। एक इंटरनल फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ाया। तो साइज भी दोनों का बड़ा है, पॉपुलेशन भी दोनों की बड़ी है, इस लिहाज से दोनों की मार्केट भी बहुत बड़ी है। दोनों डेवलपिंग कंट्रीज है, दोनों का ग्रोथ रेट जो है, इंडिया का भी ग्रोथ जो है 7 to 8% जा रहा है। तो दे आर इन नेचुरल कॉम्पिटिशन। यानी कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि जी मैं उसकी चाइना के हेजेमोनी को एक्सेप्ट करूं रीजन, ठीक है। वो रीजन में एक अपनी हैसियत बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इंडिया को भी यूएसए की जरूरत है। और यूएसए देख रहा है कि यार यहाँ पे एक कंट्री है जो चाइना को काउंटर करने में मेरी मदद कर सकता है, तो क्यों ना उसकी सपोर्ट की जाए, ठीक है। तो इसी वजह से वो चाइना की सपोर्ट कर रहे हैं। देन फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स यूएसए के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताए थे, इंडिया का मैंने बताया था कि उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब लॉबिंग क्यों उनकी स्ट्रॉन्ग है यूएसए में? वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो परचेज करते हैं उधर से, मिलिट्री हार्डवेयर परचेज करते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं। जैसे उन्होंने F-16 जहाज के लिए भी बोला हुआ था, और भी बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपना डिफेंस सिस्टम जो भी होता है वो आजकल रिसेंटली उनकी ट्रम्प के दौर में $3 बिलियन की डील हुई थी, डिफेंस डील हुई थी। जो मीटिंग हुई थी 2+2 मीटिंग, 2+2 का मतलब ये था कि इंडिया और यूएसए के टू मिनिस्टर, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर और एक मेरे फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन या इंटीरियर मिनिस्टर, ये मैं थोड़ा कंफर्म कर दूंगा आपको। उनके भी 2 मिनिस्टर, 4 की मीटिंग थी, जो आगे स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो यूएसए और इंडिया की आपस में बातें चल रही है स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने में। तो ये जब मिलिट्री हार्डवेयर परचेज करें, जब आप इतना एक कंट्री से आप ले रहे हो $3 to $5 बिलियन के सालाना या बाय आप ले रहे हो, तो उनका जो उधर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है यूएसए का, वो फेवर करता है इंडिया को, वो लॉबी करता है इंडिया के लिए यूएसए में बैठ कर। और जो वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यूएसए का, दैट इज मच ऑन्ड बाय इसराइल, ठीक है। और इसराइल उनकी फेवर करता है इंडिया की। तो जो इंडिया ने रिलेशंस बनाए यूएसए के, वो बनाए थ्रू टेल एविव। टेल एविव इज द कैपिटल ऑफ इसराइल, ठीक है, जहाँ पे एम्बेसी। तो उनका इशू ये भी होता है कि वो इसराइल देता है कि मेरा जेरूसलम भी है, मगर करंटली उनका टेल एविव है। तो उनके थ्रू फिर ये उन्होंने रिलेशंस बनाए। तो आप समझ रहे हैं, बात ये है कि जी मिलिट्री इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स किनका है यूएसए में, मगर उधर मच स्टेक्स जो हैं, बहुत सारे स्टेक्स जो हैं वो किनके, इसराइल वालों के। तो वो
जाहिर सी बात है, अब जब आप डील करते हो, एक बिजनेस डील करते हो, तो आप उनसे वो ये फेवर हासिल करते हो कि जी हमारे लिए आप लॉबी करो अपनी तरफ व्हाइट हाउस में। जो भी प्रेसिडेंट आता है तो उनके लिए जाहिर सी बात है एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है इंडिया के लिए। तो ये एक इकोनॉमिक बेनिफिट, ये मैं अभी यूएसए के बेनिफिट्स करना करा रहा हूँ। यूएसए के लिए पहला क्या है कि नेसेसरी टू काउंटर चाइना, उसके लिए इंडिया की ज़रूरत है। सेकंड इकोनॉमिक बेनिफिट, उसको अपना मिलिट्री हार्डवेयर सेल करना है, और इंडिया इज अ पोटेंशियल बायर ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर। देन देयर इज द लार्ज मार्केट ऑफ इंडिया। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जो 7 to 8% से ग्रो कर रहा है, उनका मिडिल क्लास बहुत बड़ा है। ठीक, तो ये एक अच्छी मार्केट है यूएसए के लिए। आप देखेंगे कि यूएसए के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल हो गया, फेसबुक, ट्विटर, ये उसकी लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? इंडियन है। जाहिर सी बात है, जितनी पॉपुलेशन होगी तो उतनी कंज्यूमर्स भी बढ़ गए, और इंडिया में टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस बहुत है, वो रैपिडली गेन कर रहे हैं उस चीज़ को, वो अकोमोडेट हो रहे हैं उस चीज़ से। तो इसी वजह से ये भी उनके लिए, यूएसए के लिए फायदा है। ठीक है। और फोर्थली, यूएसए की ख्वाहिश है कि वो इकोनॉमिक और मिलिट्री हेजेमोनी कायम रखे दुनिया में। ठीक है। और वो किन के थ्रू कायम कर सकते हैं? यूएसए तो वो उधर एंड में बैठा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड। वो इधर तो कंट्रोल नहीं, क्योंकि जब आप, वो इधर तो कंट्रोल कर नहीं सकते, यानी कि इस रीजन में, एशियन रीजन में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर जो उसकी यूएसए की डिजायर है टू कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एशिया इज द बिगेस्ट रीजन, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। तो जब आप एशिया को कंट्रोल एंड यूरोप को कंट्रोल करते हो, तो इट मीन्स दैट यू आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। यूरोप को तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, मगर एशिया में चाइना एंड यूएसए साथ वो अपना रशिया काउंटर कर रहा है। तो इधर इंडिया ही उनके लिए एक फिजिबल ऑप्शन है जो उनकी हेल्प आउट कर सकता है, वो ट्रस्टेड एलाइज है। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गए किसके लिए? इस रिलेशनशिप में यूएसए के लिए ये बेहतरीन फायदे हैं। अब हमें डिस्कस करेंगे कि जी इंडिया के लिए बेनिफिट्स क्या है अगर यूएसए के वो साथ हैं। बस, तो मैंने आपको बताया कि जी जैसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उनके लिए लॉबी करते हैं, तो इंडिया के लिए लॉबी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूएसए में रहे। ठीक है, एक तो उनका उधर जो ओवरसीज है वो बहुत ज्यादा है, ओवरसीज पीपल वो बहुत ज्यादा है, वो भी उनकी लॉबी में करते हैं। इंडियन कंपनीज भी करती हैं उधर इंडिया की। ठीक है, जैसे मैंने आपको शाइनिंग इंडिया की एग्जांपल दी थी, जिसमें उन्होंने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए थे इस लॉबी करने में। ठीक है, लॉबी बहुत हेल्प आउट करती है आपको, फिर उससे फर्दर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वो आगे जैसे इनकी अभी मोदी की ये थी कि मेड इन इंडिया, ये इनकी वो थी, कैंपेन थी, इस पे उन्होंने बड़ा लॉबी करा यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए में। तो एमआईसी जो है मिलिट्री इंडियन कॉम्प्लेक्स को लॉबी करते हैं यूएस कांग्रेस एंड पेंटागन। ठीक है, क्योंकि इंडिया को, पाकिस्तान और इंडिया अगर दोनों आ जाते तो इंडिया को आपने फेवर में, इंडिया को आपने कहा। देन आपको एक पॉलिटिकल लेवरेज चाहिए होता है, अगर आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आप नए हो और आप चाह रहे हो कि मेरे से थोड़ी बड़े ज्यादा हो, तो आपने फिर एक पॉलिटिकल लेवरेज रखने के लिए भी आपने लॉबी करानी होती है। फिर एक हमारा क्रूशियल इशू है जिसमें वो इंडिया जो है यूएन में फंसा हुआ है, बहुत सारी उसके ऊपर रेजोल्यूशन का ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। ठीक है, और उसके लिए भी फिर उसको पॉलिटिकल लेवरेज चाहिए। अब वो कश्मीरी फ्रीडम मूवमेंट को क्या, आफ्टर 2001 9/11 में उन्होंने क्या किया, जो फ्रीडम, राइटफुल फ्रीडम मूवमेंट थी कश्मीरीज की, उसको उन्होंने कोशिश की कि इनको हम टेररिस्ट मूवमेंट करार दिया जाए, और वो सक्सेसफुल भी हो गए। जैसे आपकी हिजबुल मुजाहिदीन को उन्होंने टेररिस्ट करार दे दिया, हो ना। तो इसी में हालांकि वो है फ्रीडम फाइटिंग, फ्रीडम मूवमेंट है, और फ्रीडम मूवमेंट राइट है एवरी कंट्री का टू गेन द इंडिपेंडेंस, टू गेन द फ्रीडम। ये कोई कश्मीर अनोखा नहीं है, हर जगह पे जहाँ पे भी आपने देखा होगा रेवोल्यूशन में या जिस जिस कंट्री ने इंडिपेंडेंस गेन की है, तो उन्होंने इसी फ्रीडम फाइटिंग या फ्रीडम मूवमेंट से की हुई। जाहिर सी बात है, जब आप टॉक्स आपके खत्म हो जाते हैं तो आप हथियार भी उठाते हो। दिस इज द राइट, जिसको हम भी मोरली सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान भी मोरली सपोर्ट करते हैं। मगर जब आपको एक बड़े भाई की इजाज़त चाहिए होती है तो आप उधर लॉबी कराते हो, इसलिए आपको यूएसए की ज़रूरत है। ठीक है, आप उनको ख़त्म करना चाह रहे हो। 2001 के बाद क्या हुआ था? एक वॉर ऑन टेरर इनिशिएट हो गई थी।
यानी कि जो भी जिसको मार रहा था, यानी मुस्लिम्स अगर किसी को मार रहे थे तो उनको एक टेररिस्ट करार दिया जा रहा था, डायरेक्ट उनको यूएन की लिस्ट में लगाया जा रहा था, यूएसए पे ऊपर सेक्शंस लगा देती थी। तो इंडिया ने उसका भरपूर फायदा हासिल किया। उन्होंने कहा कि अब अपॉर्चुनिटी है तो हम फ्रीडम मूवमेंट जो है उसको क्रश करने में हमें यूएसए की हेल्प चाहिए। तो ये इंडिया के लिए बड़ा एक फायदा है। तो उनके जो इश्यूज हैं, क्रिटिकल इश्यूज हैं जहाँ पे वो फंसे हुए हैं इंटरनेशनल एरेना में, तो उधर यूएसए की उनको जरूरत है। देन फिर आपको मैंने कहा कि इंडिया भी जो है वो एक रीजनल पावर बनना चाहता है। इट इज द ओनली कंट्री इन दिस रीजन टू काउंटर चाइना। तकरीबन उसका एक अपना ग्रोथ रेट भी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रिपोर्ट जाता है 7 to 8%, 7% एवरेज है। So it is a sufficient growth rate to counter the China, and it is ambitious. It is ambitious to build its defense equipment, to build its defense hardware. It is ambitious to gain economic and political power. तो उसके लिए जब तक आपको अमेरिका की जरूरत या के असिस्टेंस नहीं होगी, इसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। अब अमेरिका की क्यों जरूरत है? क्योंकि अमेरिका तकरीबन आपके हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। आप यूएन देख लें, आईएमएफ देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, जो भी आप उठा के देखोगे उधर आप अमेरिका की यानी कि डोमिनेंस आप पाओगे, क्योंकि दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलप्ड बाय एंड बिल्ड बाय द अमेरिका। देन आपका आ जाता है अचीव लेजिटिमेट स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर पावर। अभी तक जो इंडिया एंड पाकिस्तान है उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया, बट दे और नॉट द लेजिटिमेट स्टेट लेजिटिमेट न्यूक्लियर पावर। क्यों? न्यूक्लियर पावर बनने के लिए आपको आपके लिए लाजमी है कि आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को आप साइन करें। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को 1965 में, तो उस टाइम तक जितने 5 हमारे न्यूक्लियर पावर्स थे, जस्ट लाइक चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएसए, तो उन्होंने क्या कहा कि जी ये जो 5 हैं सो है ये परमानेंट ही रहेंगे, ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर सप्लाई कर सकते हैं आगे, सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आगे कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ने न्यूक्लियर सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करनी है टेक्नोलॉजी, तो उसको एनपीटी साइन करनी पड़ेगी और उसको न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं बनाने पड़ेंगे। इन 5 कंट्रीज को इजाजत है कि वॉरहेड्स बनाए और ये डील भी करें अपने किस्में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसको, ठीक है। मगर जो नेक्स्ट आएगा, अगर कोई वॉरहेड बना रहा है तो वॉरहेड बना रहा है तो वो एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं होगा। अगर आपको एनपीटी का सिग्नेटरी बनना है तो आपको सारे वॉरहेड्स क्या करने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे। तो नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान इज द सिग्नेटरी टू एनपीटी, तो इसी वजह से वो लेजिटिमेट न्यूक्लियर पावर नहीं है। अब इंडिया की कोशिश क्या है कि मैं अपने वॉरेंट भी जारी रखूं और मैं अपना न्यूक्लियर पावर की क्या है टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी रखूं। मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आप बिजली बना सकते हो, उसमें से बहुत सारे काम है, ठीक है। और आज बिजली का जितना इशू है तो न्यूक्लियर पावर की टेक्नोलॉजी से आपको बहुत सस्ती मिलती है बिजली वगैरह या एनर्जी। जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक का दौर है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन जो बहुत ज़्यादा है, उसी वजह से हर कंट्री चाह रहा है कि हमारे पास एक अल्टरनेट सोर्सेज हो अदर देन ऑयल, थर्मल वगैरह। तो उन वो क्या चाह रहा है कि जी मैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी रखूं